हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया के ऊपर कि साइनोबैक्टीरिया वास्तव में क्या होते हैं और इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है। साथ ही साथ इसके क्या जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया और एल्गी के समान इसके जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, इसे साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं। तो नील हरित शैवाल जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कह रहे हैं, यह एक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप खुद के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो रखा गया है तथा इन जीवाणुओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है तथा साथ ही साथ इसे स्वयंपोषी जीवाणु भी कहा जाता है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इस साइनोबैक्टीरिया को हम साधारण शब्दों में या हिंदी भाषा में नील हरित शैवाल के नाम से हम इसे जानते हैं, जो कि एक प्रकार की बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया होने के साथ साथ यह बैक्टीरिया इस तरह के बैक्टीरिया है कि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया खुद कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और इस पिगमेंट के पाए जाने के कारण यह बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करके खुद के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण हम इस बैक्टीरिया को ऑटोट्रोफिक या स्वयंपोषी जीवाणु भी कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के साथ साथ वातावरण में पाई जाने वाली जो फ्री नाइट्रोजन गैस होती है, इस फ्री नाइट्रोजन गैस को उसके कंपोनेंट नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में कन्वर्ट करके या स्टोर करके रखने की क्षमता भी रखता है, जिसके कारण हम इसे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। साथ ही साथ यह जो बैक्टीरिया है जिसे हम साइनो नाम हमने दिया है, तो साइनो नाम के पीछे बात ऐसी है कि इस जीवाणु में जो पाए जाने वाला नीला रंग है, उस नीले रंग को साइनो कहा जाता है, जिसके कारण हम इस बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरिया, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे हम इसे पहचान सके। तो सबसे पहली बात कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ कलर या रंजक या पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग हमें ब्लू ग्रीन दिखाई देता है, जिसके कारण हम इसे साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसका कैरेक्टर है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये फोटोसिंथेटिक नेचर के बैक्टीरिया होते हैं, अर्थात इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। अब इनमें होने वाला जो प्रकाश संश्लेषण है, वह प्रकाश संश्लेषण डिपेंड करता है क्या इस बैक्टीरिया में किसी प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं क्या। तो इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोबिलिन्स तथा फाइकोसाइनिन्स इस तरह के कुछ कलर पिगमेंट या रंजक पाए जाते हैं, जिसकी उपस्थिति में ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। अब ये खुद के लिए एनर्जी बना रहा है, जिसके कारण यह बैक्टीरिया स्वयंपोषी या ऑटोट्रोफिक कहलाता है, जो कि खुद का भोजन खुद बना सकता है, न कि किसी और होस्ट पे डिपेंड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता भी पाई जाती है। जैसा कि वातावरण में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज 78% होता है, उस 78% फ्री नाइट्रोजन गैस जो कि एनवायरनमेंट में पाई जाती है, उस गैस का स्थिरीकरण भी इस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण इसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया यह प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होने के कारण इस बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण इसका जो डीएनए होता है, यह डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए के फॉर्म में उसके साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। साथ ही साथ इसके प्रोकैरियोटिक होने के कारण
इसमें या इस बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले कुछ सेल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि इसमें एब्सेंट होते हैं। ये एब्सेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में उपर्युक्त जो सेल ऑर्गन्स होते हैं इनका हमेशा अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया को एल्गी तथा बैक्टीरिया दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है क्योंकि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये एल्गी के समान तथा बैक्टीरिया के समान इन दोनों के समान लक्षणों को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इसे बैक्टीरिया और एल्गी दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में रखा हुआ है। अब हम साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे अलैंगिक प्रजनन भी कहा जाता है, तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। साथ ही इनमें होने वाला जो सेल डिवीज़न होता है यह सेल डिवीज़न प्रोटोप्लास्ट के माध्यम से होता है। और अगले पॉइंट की बात करते हैं तो यह साइनोबैक्टीरिया जो एक प्रकार के बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोट्स है जिनमें सेल ऑर्गन्स का अभाव होता है। और साथ ही साथ यदि हम इस ऑर्गेनिज्म की स्लाइड बनाकर यदि इसे देखते हैं ग्राम स्टेनिंग के माध्यम से तो यह बैक्टीरिया हमें ग्राम नेगेटिव दिखाई देते हैं। अब हम इस साइनोबैक्टीरिया या इस एल्गी की बात करें कि ये प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है तो आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का, तो इस तरह की शैवाल या इस तरह की एल्गी आपने देखी होगी। तो यह जो एल्गी है यह प्रमुख रूप से नदी, तालाब, समुद्र, झरना, झील तथा अन्य जो जल स्रोत होते हैं इन सभी में यह प्रमुख रूप से पाया जाता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि घर के सामने किसी गड्ढे में रुके हुए पानी में आप देख पाओगे तो उसमें भी एल्गी उत्पन्न हो जाती है। यदि घर की दीवार यदि हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहती है तो आप वहाँ देखोगे कि ये शैवाल आपको वहाँ दिखाई देगी। मतलब जिन जिन स्थानों पर जल जमा होता है उन स्थानों पर यह एल्गी या यह साइनोबैक्टीरिया प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब हम साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिकीय संरचना होती है उस कोशिकीय संरचना की बात करते हैं कि इसका सेल स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किन किन भागों से मिलकर बना होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया की कोशिका होती है यह टिपिकल प्रोकैरियोटिक संरचना होती है। इसकी संरचना को हम देखें तो प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक संरचना होती है जिसमें निम्न भाग हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो आप सेल स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि इसमें 2-3 लेयर आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ उसके भाग आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना में पाए जाने वाले भागों को डिटेल में देखते हैं। तो इनकी जो संरचना है वह अलग अलग भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं म्यूसिलेजिनस शीट जिसे श्लेष्मी आच्छाद भी कहते हैं जो कि चिपचिपा होता है। दूसरा पॉइंट है इसका सेल वॉल जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। अभी जो सेल वॉल है जो कोशिका भित्ति है यह 2 तरह की होती है। जो बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है उसे एक्सट्रिंसिक सेल वॉल कहते हैं और जो अंदर की ओर कोशिका भित्ति होती है उसे इंट्रिंसिक सेल वॉल कहते हैं। तीसरे भाग की इसकी बात करते हैं कोशिका द्रव्यकला जिसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हम कहते हैं। फोर्थ इसका पार्ट है साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है यह फिर से 2 भागों में डिवाइडेड होता है जिसे क्रोमोप्लाज्म तथा सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोड जिसे उस न्यूक्लियोड को हम एज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल भी कह सकते हैं, मतलब जहाँ पर उसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता हो। साथ ही साथ उसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, लेमिला पाए जाते हैं, हेट्रोसिस्ट की संरचनाएं पाई जाती है, इसमें एक सेल एनवेलप भी होता है। तो इन सभी पार्ट्स के बारे में हम बारी बारी से अभी अध्ययन करेंगे। तो आप इस डायग्राम को देखिए जिसके हम प्रत्येक भाग को अभी आपको बताने वाले हैं कि इनमें क्या क्या भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें पाए जाने वाला जो साइटोप्लाज्म है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो हम इस कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो
इनमें जो साइटोप्लाज्म है जो कोशिका भित्ति से घिरा हुआ होता है, जिसे अलग अलग दो भागों में बांटा है। एक होता है आपका सेंट्रोप्लाज्म, दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लाज्म। तो हम सेंट्रोप्लाज्म के ऊपर बात करेंगे। तो सेंट्रोप्लाज्म या सेंट्रल बॉडी केंद्रीय एवं रंगहीन भाग होता है, जिसमें क्रोमेटिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। चूँकि सेंट्रल पार्ट किसी सेंट्रल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं होता है, अर्थात इनमें न्यूक्लियस का अभाव होता है तथा इनमें गैस वैक्यूल उपस्थित होते हैं, जिसे अल्फा एवं बीटा ग्रुप में बांटा गया है। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं क्रोमोप्लाज्म। तो क्रोमोप्लाज्म इस सेल का बाहरी भाग होता है, जिसमें ब्लू तथा ग्रीन पिगमेंट्स जैसे कैरेटिन, मिक्सोजैंथिन, फाइकोसाइनिन, ऑयल ड्रॉप्स, ग्लाइकोजन, क्रोमोप्लाज्म आदि इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसी स्थान पर होती है, अर्थात इसमें एक विशेष संरचना उपस्थित होती है जिसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं। तो थाइलाकॉइड जो होता है सिक्के नुमा संरचना होती है, जैसे सिक्कों का जो बंच होता है उस तरह का हमें थाइलाकॉइड दिखाई देता है, जिसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके अगले भाग की बात करते हैं हम, जिसे सेल एनवलप कहा जाता है। तो सेल के चारों ओर कोशिकीय आवरण उपस्थित होता है, जो सभी सेल ऑर्गेनेल्स को चारों ओर से घिरे रखता है। अर्थात इस साइटोप्लाज्म में जितने भी पदार्थ हैं, इन सारे पदार्थों के बाहर की ओर एक कोशिकीय आवरण प्रेजेंट होता है, जिसे हम सेल एनवेलप कहते हैं। और ये सेल एनवेलप इस सेल के अंदर पाए जाने वाला जितना भी मटेरियल है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन सभी को बांध कर ये रखता है। अब हम साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि श्लेष्मी होती है, चिपचिपी होती है। तो साइनोबैक्टीरिया सेल के चारों ओर एक जिलेटिनस लेयर उपस्थित होती है, जिसे शीत भी कहा जाता है, जो कि मुलायम चिपचिपी होती है तथा इनमें ट्रिपल लेयर सेल वॉल उपस्थित होती है। आप डायग्राम को देख पा रहे तो उसमें अलग अलग 3 लेयर्स आपको दिखाई दे रही है। तो इस सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड तथा म्यूरेमिक एसिड से ये सेल वॉल मिलकर बनी होती है। इस सेल वॉल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं तथा इसके अलावा इसकी सेल वॉल में लिपोपॉलीसैकेराइड्स तथा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी उपस्थित होते हैं। इसमें एक भाग लैमेली भी पाया जाता है, जिसे लैमिला या लैमेली भी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के पेरिफेरल भाग में अनेक प्रकार के लैमेलीज और थाइलाकॉइड्स इसमें पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थाइलाकॉइड्स आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं, ये 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं तथा एक दूसरे के समांतर भाग में एक कतारों के रूप में विन्यस्त होते हैं। और इनकी मोटाई को यदि हम देखें तो ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉम के आसपास ये होते हैं। अब इसमें ग्रैन्यूल्स भाग भी होता है। तो साइनोबैक्टीरिया की कोशिका के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सब सेलुलर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें साइकोफाइसिन, ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम्स, गैस वैक्यूल्स, पॉलीफॉस्फेट बॉडी आदि इसमें उपस्थित होते हैं। अब हम यदि इसके सेंट्रल पार्ट्स की बात करें कि सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल, तो सेल के सेंटर में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जो डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें थाइलाकॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसका जो डीएनए है ये सेल प्रोकैरियोटिक होने के कारण इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये इसमें एब्सेंट होता है, जिसके कारण इनका जो डीएनए होता है क्रोमोसोमल डीएनए के समान या सर्कुलर क्रोमोसोम के समान हमें दिखाई देता है, जो कि साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है, जिसे हम धागे नुमा संरचना में देख सकते हैं। अब इसकी संरचना में एक विशिष्ट पार्ट होता है जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में हल्के पीले रंग की विशेष संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और जो हेटेरोसिस्ट की जो सेल वॉल है डबल लेयर होती है, जिसमें आउटर लेयर पेक्टिन की बनी होती है तथा इनर लेयर सेलुलोज से मिलकर बनी होती है तथा इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं डीएनए प्रेजेंट होता है। अब इस हम हेटेरोसिस्ट
कि जो फंक्शंस होते हैं, इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं, तो इनके प्रमुख कार्य के ऊपर बात करते हैं। तो हेटेरोसिस्ट का प्रमुख कार्य होता है कि यह संचित भोज्य पदार्थों का स्टोरेज हाउस कहलाता है। बचे हुए जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं इनको जमा करने का काम ये करता है। ये जो हेटेरोसिस्ट है साइनोबैक्टीरिया को मल्टीप्लिकेशन या सेल डिवीजन करने में भी मदद करता है। इनमें कुछ एंजाइम्स और उनके द्वारा कुछ एंजाइम का उत्सर्जन या स्त्रावन भी किया जाता है, जो कि कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात ये जो हेटेरोसिस्ट है इसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं या इसके द्वारा कुछ एंजाइम का उत्सर्जन किया जाता है, जो कि सहायता करते हैं सेल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करने में। अब हेटेरोसिस्ट में कुछ ऐसे एंजाइम उपस्थित है जो गैस वैक्यूल बनाने में या गैस वैक्यूल्स के निर्माण करने में भी सहायक होते हैं, और ये जो गैस वैक्यूल्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग लेते हैं। अब हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया भी होती है, अर्थात ये जो हेटेरोसिस्ट है इसके महत्वपूर्ण कार्य इस सेल के लिए होते हैं। अब हम साइनोबैक्टीरिया के कुछ आर्थिक महत्व के बारे में देखें, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो पहले पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसके कारण आपकी जो भूमि होती है या बंजर भूमि होती है उसको उपजाऊ बनाने में ये उपयुक्त होते हैं, जिनके उदाहरण हैं एनाबीना और नॉस्टाक, ये ऑर्गेनिजम्स है। दूसरे पॉइंट पर यदि बात करें हम इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पे, तो ये पशुओं के लिए चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। जैसे स्पाइरुलिना नाम का जो बैक्टीरिया है इसमें 71% प्रोटीन पाया जाता है, जिसका उपयोग पशुओं को खाना खिलाने के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्षारीय भूमि को अम्लीय पदार्थ के स्त्रावन द्वारा उसे उपजाऊ बना देते हैं। तो ये क्षारीय भूमि को भी पूरी तरह से उपजाऊ बनाते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं तो इनका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। जैसे एनाबीना और स्पाइरुलिना जो ऑर्गेनिज्म है इनका उपयोग हम हरे खाद के रूप में भी करते हैं। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में साइनोबैक्टीरिया क्या है उसकी परिभाषा हमने देखी है, उसके जनरल कैरेक्टर्स हमने देखे, एल्गी तथा बैक्टीरिया के समान उसके क्या कैरेक्टर्स है उसके बारे में हमने बात की है, इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की है, और इस सेल स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले प्रमुख भागों का हमने वर्णन किया है, और साथ ही साथ इसके जो आर्थिक महत्व है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। थैंक यू।